हेलो एवरीवन। आज 24 नवंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज आर्टिकल आते हैं, खास तौर पे जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या इवन स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में हम इतने फैक्ट तैयार कर लेते हैं कि अगर एग्जाम में आएगा एक आपको बन जाएगा, कोई फैक्ट यहाँ पे छूटता नहीं, प्रैक्टिस भी हो जाती है। जैसे आपने अगर पढ़ रखा है करंट अफेयर्स तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर एडिशनल में कंटेंट बताता हूँ, उससे सीख सकते हैं। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में है, इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस एमसीक्यू डिस्कशन मिलने वाली है। खासतौर पर करंट अफेयर को स्टैटिक से लिंक करना कम टाइम पर ही बहुत चैलेंजिंग होता है और ये 10 एमसीक्यू के माध्यम से 10 टॉपिक के साथ हम ये करते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो 2-3 एमसीक्यू देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के बात करते हैं। टू द पॉइंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करना है। आप यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे बहुत सारे कथन दिए, किसके बारे में? अफ्रीकन ग्रे पैरेट के बारे में। अफ्रीकन भूरा तोता, अगर हम बात करें अफ्रीकन ग्रे पैरेट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अफ्रीकन ग्रे पैरेट के बाद थोड़ा सा आप ये जान लीजिए, वनडे एग्जाम की तैयारी करें, 2-3 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन ग्रे पैरेट नेचुरली कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी अफ्रीका अगर हम बात करें, या वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं और मिडिल अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। वनडे एग्जाम में यह भी आ सकता है कि इसकी आयुसीएन कैटेगरी क्या है, तो आयुसीएन इसकी रेड लिस्ट क्या, इंडेंजर्ड है। यूपीएससी में भी हालांकि ये पूछा जाता है, तो इंडेंजर्ड है। ये दोनों फैक्ट आप जान लीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका साइंटिफिक नेम भी बता देता हूँ। इसका साइंटिफिक नेम है पेस्टिटस इरिथ्रिकस। पेस्टिकस एरिथ्रिकस। तो साइंटिफिक नेम के चांसेस कम है पूछे जाने के। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, न्यूज़ में था क्योंकि अगर हम बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अफ्रीका में पाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई अगर हम बात करें तो रजिस्टर्ड कोई ब्रीडर, या अगर हम बात करें कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ से आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो इस तरह कुछ न्यूज़ यहाँ पे थी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अफ्रीकन जो ग्रे पैरेट है इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं। ठीक, तो हमने इसका साइंटिफिक नेम जान लिया, आयुसीएन स्टेटस जान लिया, और स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है उन्हें देख लेते हैं। अफ्रीकन ग्रे पैरेट नेटिव टू वेस्ट एंड सेंटर अफ्रीका। वेस्ट और सेंटर अफ्रीका का नेटिव है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्यूरेट वॉइस मिमिकिंग वर्ड। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली वॉइस मिमिकिंग वर्ड है जो आवाज़ को कॉपी करता है। ठीक है, चलिए दूसरे स्टेटमेंट देख लेते हैं। तीसरा, आयुसीएन की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है, सुभेद्य कैटेगरी में रखा गया है। मैंने आपको बताया कि आयुसीएन में ये इंडेंजर्ड रखा गया है, तो इंडेंजर्ड रखा गया है, ना कि सुभेद्य रखा गया है। इस वजह से जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे इलिमिनेट हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बहुत ज़्यादा इसके बारे में कुछ फैक्ट जानना नहीं है, क्योंकि यूपीएससी बहुत इसमें अगर हम बात करें तो बहुत घुस के नहीं पूछता है क्वेश्चन। इतना ही अगर आपने स्टेटमेंट देख लिया, कहाँ पाया जा रहा है, आयुसीएन की क्या कैटेगरी में है, तो इतना सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। जो स्टैटिक टॉपिक है उन्हें हम बहुत डेप्थ से देखते हैं, लेकिन ये न्यूज जो इन ट्रांजिशन है उनको हम इस तरह से यहाँ पे देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हुसैन सागर लेक चर्चा में थी। हुसैन सागर लेक चर्चा में इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे जो एल्गी है उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वाटर की जो क्वालिटी है ना उसको कंट्रोल करने के लिए HMDA एंजाइम सोल्यूशन और बायोचार टेक्निक यूज की जा रही है। इसको क्लीन करने के लिए बायोचार टेक्निक को यूज किया जा रहा है। किसको? हुसैन सागर लेक को क्लीन करने के लिए HMDA एंजाइम सॉल्यूशन का भी यूज किया जा रहा है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है HMDA जो सॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो यहाँ पे लेक को क्लीन करने के लिए है। बायोचार के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पूछे जा सकते हैं, लेकिन हुसैन सागर लेक है कहाँ, तो बताइए कहाँ है? यह है तेलंगाना में। तो एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट याद करो आप। किसने बनवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था। कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कब बनवाया था? 1562 AD में बनवाया था। किस रिवर की ट्रिब्यूटरी पर है? तो मूसी रिवर है, जिसके किनारे हैदराबाद बसा हुआ है, उसकी ट्रिब्यूटरी पर ये हुसैन सागर लेक बनी है। तो ये तो हो गया वनडे फैक्ट्स हो गया, एग्जाम में भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। अब स्टेटमेंट क्या है? हुसैन सागर लेक इज आर्टिफिशियल लेक। तो क्या इसे कृत्रिम लेक है? तो मैंने आपको बताया कि इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने बनवाया, तो जाहिर सी बात है कि ये कृत्रिम लेक हो सकती है। किसने बनवाया ये यहाँ पे पूछा जा रहा है 1562 में, ये तो हमने भी ये डिस्कस कर लिया है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ लोकेटेड इन मेजर ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर। तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी पर लोकेटेड है यहाँ पे कह रहा है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो किसकी ट्रिब्यूटरी? मूसरी की ट्रिब्यूटरी पर लोकेटेड है। अब अगर हम ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। देखिए दो चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर हम बात करें तो जो ये रिवर है, जो लेक है, ये लेक खास तौर पे इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जो आसपास का पेयजल आपूर्ति है, या अगर हम बात करें कि जो डेली यूज का वाटर, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, क्यों चर्चा में थी, ये सारी चीज़ हमने देख ली। अब स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगा? 1-2 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में? मोसेस के बारे में है। ऐसा माना गया कि मोसेस
जो हैं वो क्या है, वो लंबी समय तक की यात्रा कर सकते हैं। तो होते क्या है मोसेस, अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, सबसे नीचे क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जिनको प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं उसे कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर थर्ड कंज्यूमर होता है। तो ये फूड चेन आपने समझा होगा। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं मोसेस, ठीक है। अब मोसेस क्या करते हैं, खुले सबस्ट्रैक्ट्स को तोड़कर पोषक तत्व उससे क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है ना। जिसके बाद अगर हम बात करें, ये मिट्टी में, अब मिट्टी का जो अपरदन होता है, इरोजन होता है, उसमें भी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और वाटर को ऑब्जर्व करने में मदद करते हैं धरती की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये ऐसा भी न्यूज में इसलिए था कि ये अंटार्कटिका जैसे ठंडे रीजन में उग गए, तो ऐसा माना गया कि ये इनको अगर हम अंतरिक्ष में ले जाएं तो ये भी लंबे समय तक की यात्रा कर सकते हैं। तो ये बहुत समय से परमियन टाइम के हैं, परमियन जो इरा चल रहा था उस टाइम से पाए जाते हैं। तो ये सारी न्यूज़ में थी कि अगर हम देखें स्टेटमेंट कि मोस इज नॉन वस्कुलर प्लांट दैट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। मोस नॉन वस्कुलर प्लांट है जो बीजों से प्रजनन करता है, ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो क्या ये सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। मोसेस जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स जो उनके होते हैं ना, स्पोर्स होते हैं उससे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इस सीड से नहीं करते। तो बीज से प्रजनन, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मोस कैन सर्वाइव इन द हार्स्ट इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ। तो जो सबसे खतरनाक वातावरण है ना वह भी रह सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अंटार्कटिका में रह गया तो कहीं भी रह सकते हैं। मोस कैन बी इंडिकेट एटमॉस्फेयर CO2 पोल्यूशन। तो मॉस क्या करते हैं, जहाँ पे प्रदूषण CO2 का बढ़ रहा है उसको इंडिकेट करते हैं कि भाई यहाँ पे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो वहाँ से हट जाते हैं। तो बायो इंडिकेटर का काम करते हैं। बायो इंडिकेटर, जैसे आपने लाइकेन का नाम सुना होगा, तो लाइकेन क्या एक तरह का बायो इंडिकेटर है। लाइकेन जहाँ पे उगने लगते हैं, इसका मतलब कि वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ में था जो हमने यहाँ पर इसके बारे में देखा। तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में जो लाइम स्टोन था न्यूज में था, तो जम्मू कश्मीर जो यूटी है, पहली बार लाइम स्टोन खनिज ब्लॉक की जो नीलामी होती है वो वहाँ पे शुरू हो रही। पहली बार ऐसी चूना की जो चूना पत्थर की जो ब्लॉकेज हैं, लाइम स्टोन चूना पत्थर जिसे कहा जाता है, तो इसकी नीलामी शुरू हो रही है। अब आखिर लाइम स्टोन होता क्या है, तो क्या होता है लाइमस्टोन, एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स अगर हम बात करें, अवसादी चट्टान इनको बोला जाता है। क्या, अवसादी चट्टान। तो किनसे बनी होती है, तो CaCO3 से बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। और ज़्यादातर अगर हम देखें आमतौर पर कैल्साइट एरागोनाइट के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती हैं, कैल्साइट के फॉर्म में होती हैं, कैल्साइट और एरागोनाइट के फॉर्म में होती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर हम बात करें तो प्री कैम्ब्रियन टाइम से लेकर आज तक ये पाए जा रहे हैं, ठीक। और खासतौर पर गोंडवाना जो संरचना है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक। अगर हम बात करें तो कंपोजिट ऑफ जो लाइमस्टोन कैसा होता है, इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की पर्याप्त मात्रा होती है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं मिट्टी में जो लौह कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट्स होते हैं, फेल्सपार होते हैं, ऐसे माइक्रो कंपोनेंट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। भारत में अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा आपको लाइमस्टोन देखने को मिलेगा, 28% लगभग कर्नाटक में है। उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, फिर राजस्थान मिलेगा, फिर गुजरात मिलेगा। तो इस तरह से इस जो लाइमस्टोन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। भारत में अगर हम बात करो ना तो कुल जो जितना भी लाइमस्टोन पाया जाता है उसका 3rd 4th इन्हीं राज्यों में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होता है, तो सीमेंट उद्योग में इसका यूज होता है, आयरन इंडस्ट्रीज में होता है, कांच सिरेमिक बनाने में इसका उपयोग होता है। तो PIB में ये न्यूज़ थी। तो अगर आपको न्यूज सोर्स देख के जानना हो तो PIB में थी, वहाँ से आप जाके से पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट क्या है कि लाइमस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक्स मेनली कंपोजिट कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है लाइमस्टोन, एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरा, इंडियाज लार्जेस्ट रिजर्वायर लाइमस्टोन राजस्थान सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिजर्वायर, तो मैंने आपको बताया कर्नाटका है सबसे बड़ा, तो हटा दो इसको। द मेन यूज ऑफ लाइमस्टोन इज सीमेंट इंडस्ट्रीज का मेन यूज होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे सही बात है। 2 चीज़ें बिल्कुल मत भूलिएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स मत भूलिएगा, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट मत भूलिएगा, कर्नाटक राज्य नहीं भूलिएगा। अगर आपने इतना फैक्ट याद कर रख लिया ना तो आप एग्जाम में 100% मैं आपको दावा देता हूँ कि आप इसे क्लियर कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज संबंधित, भारत की जो नौसेना का जहाज है INS सहाद्री, कौन सा, INS सहाद्री। तो क्या खासियत रही INS सहाद्री की, तो INS सहाद्री जो है उत्तरी प्रशांत या नॉर्थ जो पैसिफिक है वहाँ पे ऑसिनडेक्स युद्धाभ्यास कर रहा है। ऑसिनडेक्स 2025 का युद्धाभ्यास कर रहा है, जो किसके बीच में होता है, बहुत आसान है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। तो ऑस से हो गया ऑस्ट्रेलिया, IND से हो गया इंडिया और EX से हो गया एक्सरसाइज। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये बाईलेटरल मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज है, लेकिन एक चीज़ और है, बाई एनुअल है, अर्थात द्विवार्षिक है, 2 साल
साल में एक बार होने वाली इंटर ऑपरेटेबल या अंतर संचालनीय एक एक्सरसाइज यहाँ पे इसे बोला जाता है। तो दोनों सेनाओं के जो युद्धपोत होते हैं, विमान होते हैं, ये क्या करते हैं, आपस में कोलैबोरेट करते हैं। तो INS सहाद्री है, बलरट है, HMS बलरट, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ हम बात करें ना, तो एक्स ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज भी होती है। तो एस ऑस्ट्रा जो हिंद एक्सरसाइज होती है ना, वो किसके साथ होती है, वो मिलिट्री के साथ होती है, थल सेना के साथ होती है। एक और एक्सरसाइज होती है ऑस्ट्रेलिया के साथ, मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, पिच ब्लैक एक्सरसाइज। तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज अगर आप देखोगे तो बहुपक्षीय मल्टीलेटरल कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत और ये पार्टिसिपेट करते हैं। फिर मालाबार एक्सरसाइज जो है, जो क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है, भारत, USA, जापान और कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, तो उनके बीच में भी एक्सरसाइज होती है, उसमें भी भारत और ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल था जहाँ पे ये MCQ यहाँ पे बन रहा था, ये हमने यहाँ पर देख लिया। बहुत आसानी से आप इसे अटेंड कर लोगे। ऑस्ट्रेलियन बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं तो आप अटेम्प्ट करते चलें, लिखते चलें और बाद में कमेंट करें कि आप पढ़ रहे हैं, तो इससे इंगेजमेंट भी आप अपनी दिखाएं। जो कमेंट करेगा उसको मैं हार्ट भी यहाँ पे दूंगा। यह अभ्यास केवल हर 5 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, हर 5 साल में एक बार आयोजित होने वाला अभ्यास है। चलिए तीसरा, INS सहाद्री पार्टिसिपेट 2025 एडिशन। तो ये बात एकदम करेक्ट है कि ठीक है, सहाद्री पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन हर साल नहीं होता। मैंने आपको क्या बताया, बाइनियल होता है, 2 साल में एक बार होता है। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, किस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉर्जिया न्यूज में था, तो कंफ्यूज द स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉर्जिया। तो जॉर्जिया न्यूज में था, तो क्या आपने फैक्ट पढ़ा जॉर्जिया के बारे में। तो भारत और जॉर्जिया अपने जो कॉटन इंडस्ट्री है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब क्या, रेशम। तो रेशम को लेके जो साझेदारी को लेके मल्टीलेटरल डायलॉग एक चल रहा है। अब ये डायलॉग भारत और जो जॉर्जिया उसके बीच में संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में यहाँ पे प्रयास करेगा। अगर आपने जॉर्जिया की लोकेशन देख रखी है, नहीं देखी है, तो आज आप जरूर देखें। एशिया, और अगर आपने लेट सपोज ये यूरोप है, एशिया है, तो इस लोकेशन में आपको जॉर्जिया की लोकेशन देखने को मिलेगी। आपको देखना है उत्तर और उत्तर पूर्व में को आपको रशिया देखने को मिलता है, मतलब सपोज जॉर्जिया है, तो इस रीजन में आपको रूस देखने को मिलेगा। इस पूरे रीजन में आपको रूस देखने को मिलेगा। और पूर्व में आपको, दक्षिण पूर्व में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, इस रीजन में आपको अजरबैजान देखने को मिलेगा दक्षिण पूर्व में। इस तरह से आप बना सकते हो। वेस्ट में आपको काला सागर, ब्लैक सी देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है लिप्सी, तिलिप्सी, जो भी ऐसी है, मतलब स्पेलिंग में लिख देता हूँ, चलो ये स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो ये इसकी कैपिटल है। अब ये न्यूज़ में था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ की रिवर्स के बारे में बात कर, रियोनी, इंगुरी करके कुछ रिवर है। ये रिवर है जो मैग्नीज और लो आयरन वगैरह तो ये पाया जाता है, यूरोपियन रीजन है यहाँ पे, तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जॉर्जिया इज ए ट्रांस कॉकेशियन कंट्री लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ यूरोप एंड एशिया। ट्रांस कॉकेशियन देश है, यूरोप और एशिया के बीच में है। इसकी राजधानी टिब्लिस है। जॉर्जिया की समुद्री सीमा अरब सागर से लगती है। ये बात यहाँ पे गलत है, किससे लगती है, काला सागर से लगती है। किससे लगती है, काला सागर से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखना है। चलें आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन किसके बारे में है, मेथाफेटामिन के बारे में है। अब क्या है ये, चलिए मेथाफेटामिन या मेथाम्फेटामाइन इसको बोला जाता है। ये क्या हुआ है कि अभी जो नारकोटिक ब्यूरो है ना, अगर हम बात करें, NCB है, कौन, NCB और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। इसको बोला गया क्रिस्टल फोर्ट्स ऑपरेशन, क्रिस्टल फोर्ट्रेस ऑपरेशन बोला गया। इसमें क्या किया, मेथाफेटामाइन का कार्टेल को इन्होंने तोड़ा है। अब ये मेथाफेटामाइन जो होता है ना, तो नशे की लत के लिए अगर एक उत्तेजक का काम करता है, ठीक है ना। उत्तेजक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, अगर हम बात करें तो उत्प्रेरक का काम करता है। चलिए ठीक है, याद आएगा तो हम बता देंगे यहाँ पे। ये एक स्टिमुलेटर का काम करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक तरह का दवा में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन नशे में भी इसका उपयोग होता है। भूख को कम करता है और यूफोरिया की सिचुएशन इससे बनती है। चलिए, तो ये कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मानव की जो मस्तिष्क होता है, खासतौर उसमें जो नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन का जो स्तर उसको बढ़ा देता है, जिससे कि अगर हम बात करें तो एक अगर कहें ना कि एक सोई सिचुएशन बन जाती है, इंसान की एकदम नशे की हालत बन जाती है, तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो मेथाफेटामिन इज अ पावरफुल ऑफ CNS स्टिमुलेट है। ये एक बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इट इज़ कॉमनली नोन एज आइस एंड क्रिस्टल। इसे आइस और क्रिस्टल के नाम से भी कॉमनली जाना जाता है। तीसरा, इट इफेक्ट ऑन मेनली बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग
सेरोटोनिन लेवल, तो सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है बॉडी में, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना, तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो सेरोटोनिन लेवल को नहीं बढ़ाता बल्कि डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन लेवल को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, डोपामाइन का जो लेवल होता है उसको बढ़ाता है, और एक और इंपॉर्टेंट नोरेपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन का जो लेवल है इसको ये बढ़ाता है। तो सेरोटोनिन का जो लेवल उसको यहाँ पे नहीं बढ़ाता है। चलिए, तो ये न्यूज़ थी पीआईबी में, हमने यहाँ पर इसको देख लिया। आगे बढ़ते हैं, दार्जिलिंग जो प्रोजेक्ट है उसको लेके यहाँ पे बात करते हैं। तो टाटा पावर ने, किसने, टाटा पावर ने, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भूटान की द्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन डीजीपीसी है, उसके साथ 1125 मेगावाट का जल विद्युत या हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट को यहाँ पे साइन इन्होंने किया है। अब ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, आरओआर है, तो मतलब नदी चलती रहेगी, पानी रोका नहीं जाएगा, और ये क्या, इससे बिजली भी बनाई जाएगी। तो भूटान की जो लोहत्से रीजन है वहाँ पे अगर हम बात करें तो किस नदी पर होगी, कुरिची नदी पर होगी, कुरिचू नदी पर, लिख देता हूँ चलिए, कुरिचू रिवर पर ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 13,000 करोड़ के आसपास इसकी लागत आने वाली है। तो ये यहाँ पे भी शाइन हुआ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है किस प्रोजेक्ट के बारे में, किसके बारे में, दार्जिलिंग जो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में। तो क्या नाम है इसका, दोरजी लुंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दिस प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड बाय द कुरिची रिवर भूटान, ये तो करेक्ट है, यहाँ पे कुरिची रिवर भूटान में स्थित है। दूसरा, टाटा और डीजीपीसी को साथ में ज्वाइंटली कर रहे हैं, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, यह स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट है। देखिए, ये मैंने आपको बताया ना कि रन ऑफ द रिवर है। स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट में क्या होता है, पानी बहुत देर तक रोका जाता है, लेकिन रन ऑफ द जो रिवर प्रोजेक्ट होते हैं उनमें पानी इस तरह से नहीं रोका जाता, नदी भी चलती रहती है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में यही फायदा होता है। तो उससे अर्थक्वेक वगैरह की समस्या भी नहीं आती, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रीजन है अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है अर्थक्वेक को लेकर। तो अगर इस तरह से बहुत कंक्रीट और अगर हम पानी रोकने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाएंगे तो वहाँ पे बाढ़ की समस्या देखने को मिल सकती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है। क्या स्टेटमेंट है, क्या न्यूज में था, न्यूज वाली चीज़ आपको यहाँ पे जानना इंपॉर्टेंट देखिए हो जाता है। अभी जो बृहदेश्वर टेम्पल है, तो यूनेस्को हेरिटेज के अवसर पर एएसआई जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसे हेरिटेज वॉक स्वच्छता अभियान में आयोजित किया है। अब तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है, बताइए किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे, ये तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जाम की तैयारी को ये तो पता होना चाहिए। तमिलनाडु में किस राजा ने बनवाया था, चोल किंग ने इसको बनवाया था। ठीक है ना, राजराजेश्वर मंदिर भी इसे बोला जाता है, बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर भी इसको बोला जाता है। तो ये फैक्ट आपने देख लिया। अब यूनेस्को में जोड़ा गया, ये भी आपको पता चल गया। चलिए, न्यूज़ तो मैंने आपको बता ही दी थी। एक हिंदू टेम्पल है, इसे राजराजेश्वरम भी बोला जाता है, ये आपको पता चल गया। और द्रविड़ कला, जो अगर हम बात करें, मंदिर निर्माण की 3 शैली आपको देखने को मिलती है। अगर ये भारत का मैप है, नॉर्थ में आपको मिलेगा कौन सी, नागर शैली, यहाँ पे आपको मिडिल रीजन में आपको बेसार शैली मिलेगी, और दक्षिण रीजन में आपको द्रविड़ शैली आपको देखने को मिलेगी। तो 3 शैली मंदिर निर्माण की मिलती है। उसमें जो द्रविड़ शैली, तमिलनाडु के जो मंदिर हैं द्रविड़ शैली में देखने को मिलेंगे। तो जो राजा चोल वंश, जिसे विजयालय ने स्टैब्लिश किया था, किसने स्टैब्लिश किया था, विजयालय ने स्टैब्लिश किया था। अब चोल वंश में 2 प्रतापी शासक होते हैं, एक तो होते हैं राजराज प्रथम होते हैं, दूसरा राजेंद्र प्रथम। तो राजराज प्रथम ने क्या किया था, इस मंदिर को बनवाया था, राजराजेश्वर मंदिर बोला गया था, और इसे कब बनवाया था, 1010 में बनवाया था। चलिए, अब स्टेटमेंट देखते हैं कि इट वॉज बिल्ड बाय द राजराज चोल के द्वारा इसे बनवाया गया था। चलिए, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए, दूसरा, इट विमान अ टॉलेस्ट टेम्पल टावर इंडिया। अब इसका जो विमान है 216 फीट ऊंचा है, जो भारत का सबसे ऊंचा विमान माना जाता है। एकदम करेक्ट बात है ये भी। द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल यूनेस्को समूह, यूनेस्को ग्रुप, तो यूनेस्को ग्रुप का हिस्सा है ये चोला टेम्पल। ये बात एकदम करेक्ट है, सही स्टेटमेंट हो जाएगा डी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं कि हाल में असम का जो मोरी गांव है ना, उसमें क्या हुआ है कि अभी पक्षियों का आगमन, शीत ऋतु के आगमन के साथ ही यूरोप, अमेरिका और तिब्बत से प्रवासी पक्षियों का आगमन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो असम के मोरी गांव में देखने को मिलता है प्रवास। मैंने आपको बताया था कि मौसम के अनुसार पक्षी अपनी जगह बदलते हैं और लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। तो असम, अगर हम अब बात करें तो ये वाला रीजन है, तो इस रीजन में यहाँ पे इधर से पक्षियों का आगमन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मोरीगांव लोकेटेड है असम में, ये एकदम करेक्ट है। इट इज़ नोन एज द रीजन ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी वन हॉर्न राइनो, तो वन हॉर्न राइनो है। अब आपको पता है कि जो असम में जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वहाँ पे राइनो पाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। तो ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। तीसरा, इट इज़ लोकेटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र के डेल्टा रीजन में स्थित है। ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है, आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र के डेल्टा रीजन में स्थित नहीं है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना जरूरी है। कौन से
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना जरूरी है कि भारत में इंडिया राइनो विजन कौन सा चल रहा है, 2020 इंडिया राइनो विजन, जो इनकी संख्या बढ़ाने की बात यहाँ पे करता है। 1971 में पोवी तोरा को प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में डिक्लेयर किया गया था। बाद में मुझे लगता है कि 1990s के आसपास अगर हम देखेंगे तो इसको नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जाता है। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो पोविल तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। 1998 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो चलिए आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं या हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा।